पढ़ते हैं इकाई 2 समकालीन भारतीय एवं शिक्षा के अंतर्गत हम लोग इकाई 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इकाई 1 में पढ़ चुके हैं शिक्षा, उसके कॉन्सेप्ट यानी शिक्षा, प्रत्यय, परिभाषा तथा कार्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत एजुकेशन, उसका कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन एंड स्कोप के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई 2 शिक्षा के साधन, औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। कुछ बातें हम औपचारिक अनौपचारिक के बारे में आगे भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहले प्रस्तावना आएगा, फिर हम लोग इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसका उद्देश्य है, और फिर शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे शिक्षा के औपचारिक साधन, औपचारिक शिक्षा की विशेषता, औपचारिक शिक्षा में क्या दोष है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन जैसे अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, अनौपचारिक शिक्षा के दोष, फिर है शिक्षा के निरौपचारिक साधन, निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, निरौपचारिक शिक्षा के दोष, उसके बाद शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक साधनों में अंतर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सारांश दिया गया है, शब्दावली भी दिया जाता है, उसके बाद स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर दिए रहते हैं और संदर्भ ग्रंथि सूची, और फिर हम लोग निबंधनात्मक प्रश्न करेंगे। तो शिक्षा के इस इकाई में शिक्षा के साधन, औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक में हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं। चलिए प्रस्तावना में देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। जब हम शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो हम शिक्षा के साधन के रूप में सिर्फ विद्यालय को ही नहीं देखते, वरन उन अनेक संस्थाओं को भी उसमें समन्वित करते हैं जिनमें व्यक्ति जीवन पर्यंत रहता है एवं जिनसे व्यक्ति उपयोगी या अनुपयोगी ज्ञान प्राप्त करता है। इन संस्थाओं को हम शिक्षा के साधन के नाम से पुकारते हैं। शिक्षा के साधन व तत्व, कारण या संस्थाएं हैं जो बालक पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। यदि हम व्यापक अर्थ में देखें तो मनुष्य का संपूर्ण वातावरण ही उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है, परंतु इस वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं चूँकि इनका बालक की शिक्षा से प्रत्यक्ष संबंध होता है। शिक्षा के साधनों का अर्थ स्पष्ट करते हुए बी.डी. भाटिया ने लिखा है। तो हम लोग सिंपल इसमें हम लोग शिक्षा के साधन के रूप के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो है बी.डी. भाटिया साहब, इन्होंने कुछ कहा है शिक्षा के साधन के अर्थ में। तो शिक्षा समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन कहा जाता है। तो ये जो संस्थाएं हैं हमारे समाज में शिक्षा के लिए, तो यही हमारे शिक्षा के साधन है। ये कहा है बी.डी. भाटिया ने। बी.डी. भाटिया साहब ने कहा है समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि शिक्षा के साधन क्या हैं। अब उद्देश्य, इस इकाई को पढ़ने के पश्चात क्या उद्देश्य पूरा होगा, हम लोग क्या जानेंगे, इसके बारे में दिया गया है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं को जान सकेंगे, औपचारिक शिक्षा के दोष को जान सकेंगे, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता और दोष को जान सकेंगे, उसके बाद निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं और दोष को जान सकेंगे। अब चलिए शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण। शिक्षा के साधनों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। जैसे ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। औपचारिक साधन, फॉर्मल एजेंसीज, इसके अंतर्गत वह विद्यालय, पुस्तकालय एवं संग्रहालय को सम्मिलित करते हैं। ब्राउन साहब जी ने जो कहा था उसमें औपचारिक साधन इन्होंने 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन और अव्यावसायिक साधन, इनके ये 4 श्रेणी हैं। तो इन्होंने औपचारिक साधन के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को रखा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे इसके अंतर्गत वह विद्यालय, पुस्तकालय एवं संग्रहालय को सम्मिलित करते हैं। संग्रहालय यानी जो हमारी पुरानी धरोहर, संस्कृति की कुछ वस्तुएं रखी जाती है, विक्रमशिला संग्रहालय आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद है अनौपचारिक साधन,
इनफॉर्मल एजेंसीज परिवार, समाज एवं राज्य को ब्राउन शिक्षा के अनौपचारिक साधन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो औपचारिक साधन में विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय आ गए। अनौपचारिक में परिवार, समाज एवं राज्य को रखा गया। और उसके बाद है व्यावसायिक साधन, कॉमर्शियल एजेंसीज। इसके अंतर्गत प्रेस, रेडियो, समाचार पत्र एवं टेलीविज़न सम्मिलित किए गए। व्यावसायिक साधन के अंतर्गत प्रेस, रेडियो, समाचार पत्र व टेलीविज़न को सम्मिलित किए हैं। और फिर आता है अव्यावसायिक साधन, नॉन कॉमर्शियल एजेंसीज, खेल संघ, समाज कल्याण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता केंद्र व स्काउटिंग गाइडिंग संस्थाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। याद है हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र। तो अव्यावसायिक साधन के अंतर्गत इन्हीं सब चीज़ों को रखा गया है, जैसे खेल संघ, समाज कल्याण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता केंद्र व स्काउटिंग गाइडिंग संस्थाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो आप लोग सिंपली समझ चुके हैं कि ब्राउन साहब ने जो 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है वो है औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन और व्यावसायिक साधन। औपचारिक साधन में आ गया विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय। अनौपचारिक साधन के अंतर्गत परिवार, समाज एवं राज्य। और व्यावसायिक साधन के अंतर्गत है प्रेस, रेडियो, यानी जो सोशल मीडिया हम लोग है कह सकते हैं, समाचार पत्र एवं टेलीविज़न आदि। उसके बाद अव्यावसायिक साधन जो हम बता चुके हैं, खेल संघ, समाज कल्याण आदि आदि। अब चलते हैं, अब दूसरा है शिक्षा के औपचारिक साधन। हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। शिक्षा के औपचारिक साधन क्या है इसके बारे में समझते हैं। शिक्षा के ये साधन वह है जो बालक को सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है औपचारिक शिक्षा, विद्यालय, पुस्तकालय एवं संग्रहालय। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा के यह साधन वह है जो बालक को सप्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होती है। यह संस्थाएं अपने द्वारा निर्धारित नियमावली का अनुपालन करती है। औपचारिक शिक्षा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए ड्यूवी साहब ने भी कहा है, औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। इन्होंने कहा है कि जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए औपचारिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, जो हमें विद्यालय के अंतर्गत दिया जाता है, पुस्तकालय में हम लोग पढ़ते हैं और जो संग्रहालय के द्वारा प्राप्त होता है, ये हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए औपचारिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे जॉन ड्यूवी साहब के द्वारा कहा गया है। ये अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है, समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव करती है आदि। अब औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं जो निम्नलिखित दी गई है, देखिए, यह शिक्षा पूर्व आयोजन, नियोजन एवं सप्रयत्नशील उपायों द्वारा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है, यानी ये प्राकृतिक नहीं होती है, हम लोग को दिया जाता है, हम लोग इसे ग्रहण करते हैं और नियमित रूप से नियोजन, आयोजन और सप्रयत्नशील उपायों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं। और औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसका प्रारंभ विद्यालय जाने पर होता है एवं अंत भी विद्यालय छोड़ने पर हो जाता है। यह शिक्षा भौतिक मूल्यों से जुड़ी होती है और हमें भौतिक साधनों को जुटाने हेतु प्रेरित करती है। ये भौतिक मूल्यों से जुड़ी होती है। हम लोग जैसे हम लोग को नौकरी करना है या कुछ कार्य करना है अपने जीवन यापन के लिए, तो ये हम लोग को भौतिक मूल्य से जुड़ाव के लिए एक तरीके से कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा दी जाती है और भौतिक साधनों को जुटाने हेतु। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य बालक को परीक्षा उत्तीर्ण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना है।
तो हम लोग करते ही हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित कर लिए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सिंपल है, इसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि सुनिश्चित होते हैं। अब देखिए, औपचारिक शिक्षा के साधन के संबंध में जॉन ड्यूवी का कथन सही है। बिना औपचारिक शिक्षा के यह संभव नहीं है कि हम इस जटिल समाज के स्रोतों व उपलब्धियों को हस्तांतरित कर सकें। यह अनुभवों हेतु एक रास्ता खोलता है जो युवा वर्ग के लिए अप्राप्य है यदि इन व्यक्तियों के साथ औपचारिक प्रशिक्षण हेतु छोड़ दिया जाए। Without formal education, it is not possible to transmit all the resources and achievements of a complex society. जो हमारा समाज है, जटिल समाज के स्रोतों व उपलब्धियों को हस्तांतरित कर सके, इसके लिए औपचारिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। It also open a way to a kind of experience which would not be accessible to the young if they are left to pick up their training in formal association with others. यह अनुभवों हेतु एक रास्ता खोलता है जो युवा वर्ग के लिए अप्राप्य है यदि अन्य व्यक्तियों के साथ औपचारिक प्रशिक्षण हेतु छोड़ दिया जाए। औपचारिक प्रशिक्षण हेतु अगर हम छोड़ देते हैं तो एक रास्ता खोलता है जो हम अनुभव के द्वारा कुछ कार्य कर सकते हैं जटिल समाज के स्रोतों एवं उपलब्धियों को हस्तांतरित करने में। ठीक है, अब औपचारिक शिक्षा के दोष भी बताए गए हैं तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, औपचारिक शिक्षा के दोष क्या क्या हैं। यह शिक्षा सैद्धांतिक अधिक व व्यवहारिक कम है। सिंपल है, विद्यालय में तो सैद्धांतिक शिक्षा ही दी जाती है, यहाँ कोई व्यावसायिक शिक्षा तो दी नहीं जाती है। यह शिक्षा सैद्धांतिक होती है, किताबी ज्ञान दी जाती है किताब के अंतर्गत, और ये इसका पहला हो गया। व्यावसायिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है, यहाँ कुछ बनने के लिए, यहाँ कुछ बनाने के लिए सिखाने जाता है, तो व्यावहारिक पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, ना व्यावसायिक पर। तो ये तो हो गया, सिर्फ सैद्धांतिक अधिक बल दिया जाता है, तो ये इसका दोष हो गया एक। और दूसरा है, औपचारिक शिक्षा बालक को यह सिखाती है कि उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। ये भी एक दोष है कि हम लोग चाहते हैं कि प्रमाण पत्र मिल जाए, डिग्री मिल जाए, यही काफ़ी है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब तो ये दूसरा दोष हो गया। अब तीसरा है, यह शिक्षा अध्यापक को भी पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित कर देती है। यानी अध्यापक चाहता है कि बस हम लोग किसी तरह पाठ्यक्रम पूरा कर दें, जो होता नहीं है कहीं भी। चाहत बस यही रहती है और वो भी नहीं कर पाते हैं, तो आगे क्या करेंगे, ये भी एक दोष है। और उसके बाद है, शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी में बच जाती है। बिल्कुल सही कहा है, हम लोग शिक्षा को जो है चार दीवारी में कैद करके ही देते हैं विद्यालय में, तो शिक्षा विद्यालय की चार दीवारी में बन जाती है, ये इसका दोष है। तो ये चार प्रमुख दोष बताए गए हैं। और स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं। शिक्षा के 3 औपचारिक साधनों के नाम लिखिए। शिक्षा के 3 अनौपचारिक साधनों के नाम लिखिए, ये हम बता चुके हैं। शिक्षा के 3 व्यावसायिक साधनों के नाम लिखिए। शिक्षा के 3 अव्यावसायिक साधनों के नाम लिखिए, जो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगी, फिर भी बता देते हैं। चलिए, शिक्षा के औपचारिक साधन में हम लोगों ने पढ़ा था। शिक्षा के औपचारिक साधन में जो ब्राउन साहब ने दिया था, उसमें कहा गया था कि औपचारिक साधन के 3 शब्द देखिए, परिवार, समाज एवं राज्य, ये हो गया। व्यावसायिक साधन के प्रेस, रेडियो, समाचार पत्र, ये दे सकते हैं, यानी सोशल मीडिया। और उसके बाद खेल संघ, समाज कल्याण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता केंद्र व स्काउटिंग गाइडिंग संस्थाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो ये हो गया, प्रश्न सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, साधनों के नाम लिखने हैं। शिक्षा के 3 व्यवसाय और व्यावसायिक साधनों के नाम लिखिए। शिक्षा के 3 व्यावसायिक साधन, अनौपचारिक साधन, ये हम बता चुके हैं। अब अगले वीडियो में शिक्षा के अनौपचारिक साधन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।